हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो हमने पिछली वीडियो में अद्वैतवादी संकल्पनाएं की थी। तो आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतवादी संकल्पना करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो एक तारक परिकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक, खासकर दो तारों के संयोग से मानी गई है। इसी कारण से इस संकल्पना को बी पेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलेन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, एच एन रसेल का द्वितारक सिद्धांत जिसमें बाइनरी स्टार थ्योरी, इसमें सूर्य के अलावा तारे दो और तारे थे। तो द्वैतवादी संकल्पना क्या है। इसमें अद्वैतवादी संकल्पना थी, उसमें तो सिर्फ एक तारे से सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। लेकिन जो द्वैतवादी संकल्पना है, इसमें दो तारे और दो से अधिक तारे भी हो सकते हैं, और दो से अधिक तारे के आधार पर जो परिकल्पना बनाई गई थी, या जो जो भी हाइपोथेसिस दी गई थी पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित, उसे ही द्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। और इस संकल्पना को बी पेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलेन ने सन 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। यानी चैम्बरलेन ने 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसे प्रस्तुत की थी, मतलब ग्रहाणु परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। इस परिकल्पना द्वारा न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, वरन उसकी बनावट, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागरों एवं महाद्वीपों की रचना के विषय में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी जो ग्रहाणु परिकल्पना है, इससे हमें महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपों की रचना और वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। और निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलेन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई जिसका विशिष्ट भाग सूर्य बना, वरन इसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों के संयोग से हुई। यानी चैम्बरलेन ने दो बड़े तारों के सहयोग से, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति और सूर्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है। और चैम्बरलेन के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक सूर्य था और तथा दूसरा उसका साथी तारा। ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त एवं गैसपूर्ण नहीं था। यानी जो ग्रह बने थे, ग्रह निर्माण से पहले सूर्य तप्त और गैसपूर्ण नहीं था, ये ठोस था, ठोस कणों से निर्मित, चक्राकार एवं शीतल था। ब्रह्मांड में घूमते हुए सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंचा। ठीक है, इस प्रकार पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर अलग हो गए। प्रारंभ में मौलिक अवस्था में ये कण धूलिकण के रूप में बिखरे थे। इन बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु अथवा प्लानेटेसिमल कहा जाता है। यानी ये क्या बताना जा रहा है कि जो ब्रह्मांड में सूर्य घूम रहा था, तो उसके पास में एक विशालकाय तारा पहुंचा, और उस विशालकाय तारे की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके कारण उससे असंख्य छोटे छोटे कण हैं जो उससे अलग हो गए सूर्य से। ठीक है, प्रारंभ में मौलिक अवस्था में ये कण धूलिकण के रूप में थे। इन बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु अथवा प्लानेटेसियम कहा जाता है। ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणुओं में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे। यानी इसमें जो कण थे, ये कुछ तो बहुत बड़े ग्रहाणु थे और कुछ छोटे। यही जो बड़े ग्रहाणु थे, भावी ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र भाग बने। यानी इन्हीं जो बड़े ग्रहाणु हैं, इन्हीं बड़े ग्रहाणुओं के साथ में अलग जो ग्रहाणु है वो चिपके छोटे छोटे ग्रहाणु हैं जो इन बड़े ग्रहाणुओं के साथ में, और इन्हीं से जो ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ के छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने उनसे मिलकर वृहद रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणुओं ने सम्मिलित होकर वृहद आकार में परिवर्तित होकर ग्रहों का रूप धारण कर लिया। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव का मुख्य कारण पास आने वाले तारे की ज्वारीय शक्ति को ही बताया जाता है।
यह सोचना आवश्यक नहीं कि पृथ्वी पूर्णरूपेण कभी भी तरलावस्था में रही होगी। पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु के अंदर से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई। यानी इसका जो कहना ये है कि जो पृथ्वी है शुरुआत में ठोस थी, तरल नहीं थी, मतलब द्रव अवस्था में नहीं थी। पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु के अंतर से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई। प्रारंभ में निर्माण के अंदर अधिक घनत्व वाला तथा ठोस था, यानी जो केंद्र था पृथ्वी का, जो बड़ा ग्रहाणु था, उससे जो साथ में जो कण चिपके थे वो अधिक घनत्व वाला था और तथा ठोस था, तथा यह ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण द्वारा समूहन से बना था। यानी ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण द्वारा ये बना था, जो मतलब बड़ा ग्रहाणु था। जो जो अन्य ग्रहाणु इससे जुड़ते गए, पृथ्वी का आकार आरंभ में तीव्र गति से तथा बाद में मंद गति से बढ़ता गया, तथा एक निश्चित समय में पृथ्वी ने अपना वर्तमान रूप प्राप्त कर लिया। मूल पिंड अथवा मौलिक सूर्य तारा का अवशिष्ट भाग वर्तमान सूर्य बन गया। यानी जो जो मतलब मूल पिंड था, जो उसका अवशिष्ट भाग था, वो तारा बन गया। वर्तमान वर्तमान तारा क्यों, मतलब सॉरी, सूर्य बन गया। जो बचा हुआ जो अवशिष्ट भाग था वो सूर्य बन गया। तो इसमें अब बताया गया है वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ। जो वायुमंडल है उसका संगठन कैसे हुआ। प्रारंभ में जब पृथ्वी की रचना अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, उस समय संभवतः पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं बना था। पर ज्यों-ज्यों पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, इसने वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। दो प्रमुख स्रोतों से मौलिक वायुमंडल का निर्माण हुआ बताया जाता है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि शुरू में पृथ्वी का कोई वायुमंडल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रहाणु आपस में जुड़ रहे थे, इसमें क्या है, वायुमंडल तत्व है जो वो आत्मसात हो गए। आत्मसात यानी उनके साथ में पृथ्वी की जो मतलब अंदर की सतह है, पृथ्वी के अंदर दब गए। ठीक है। और जो बाह्य उद्गम स्थान, देखो, दो प्रमुख स्रोतों से मौलिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। इसमें बताया गया है कि दो तरह से वायुमंडल का निर्माण हुआ। एक तो बाह्य उद्गम स्थान, यानी बाहर से। जब पृथ्वी का आकार अधिक बड़ा हो गया था तो उसने स्वतंत्र वायुमंडलीय परमाणुओं को आत्मसात कर लिया, यानी अपने अंदर ले लिया। वायुमंडलीय कणों की पूर्ति प्रारंभ में अधिक तथा बाद में कम हो गई, क्योंकि अंत में आत्मसात करने के लिए बहुत कम कण रह गए। ठीक है। इसमें बताया गया है पृथ्वी जो जैसे जैसे मतलब बड़ी हुई, तो उसने जो वायुमंडलीय परमाणु है, जो वायुमंडल में जो भी तत्व है, उनको आत्मसात कर लिया। ठीक है। फिर क्या है, द्वितीय आंतरिक उद्गम स्थान से पृथ्वी के जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसें प्राप्त हुई। लेकिन जो आंतरिक उद्गम स्थान, यानी अंदर से क्या, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई। ठीक है। तथा बाह्य उद्गम स्थान स्थल से प्राय सभी वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। वो अंदर से तो ये जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैसें प्राप्त हुई। लेकिन जो बाह्य उद्गम स्थल से है, जो वो वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो ज्वालामुखी उद्गारों से प्राप्त होती है। और जो ऑक्सीजन किससे मिली, मतलब ज्वालामुखी उद्गार से। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति के समान ही उसके वायुमंडलीय तत्वों का निर्माण भी धीरे धीरे संभव हो सका। तो इसमें वायुमंडल का संगठन में क्या बताना चाह रहा है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं। इसमें ये बताना चाह रहा है जैसे जैसे पृथ्वी बनती गई, जैसे जैसे मतलब शुरू में एक छोटा एक ग्रहाणु थी, उसके साथ में और ग्रहाणु जुड़े। ठीक है। और ग्रहाणु जुड़े तो उसके जो ये ग्रहाणु आपस में जुड़े, तो इनके साथ में कुछ तत्व है, कुछ वायुमंडलीय तत्व है, वो इसमें आत्मसात हो गए। ठीक है। एक तो ये है। और एक क्या है, ये तो बाह्य उद्गम स्थान स्थान से जो मतलब तत्व प्राप्त हुए थे। एक आंतरिक, आंतरिक क्या, जैसे पृथ्वी बन गई उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आंतरिक उद्गम स्थल से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस और जलवाष्प है जो प्राप्त हुए हमारे वायुमंडल को। यानी फिर जो वायुमंडल तत्व पहले दबे, और दबने के बाद में क्या हुआ, वे बाद में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के रूप में वो मतलब उससे निकले, पृथ्वी से बाहर निकले, और वो जो हमारा वायुमंडल है आज का, उसमें बनने में योगदान दिया। बस यही बताना चाह रहा है ये। ठीक है। इससे जो है वो वायुमंडल के संगठन के बारे में हमें पता चलता है कि वायुमंडल की उत्पत्ति और कैसे हुई। ठीक है।
अब देखो, अब हम बात करते हैं भी पृथ्वी की पृथ्वी की ऊष्मा की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी के अंदर ऊष्मा की उत्पत्ति। पृथ्वी के अंदर ऊष्मा की उत्पत्ति कैसी हुई, ठीक है। पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति भी पृथ्वी के आकार में क्रमश वृद्धि के साथ साथ हुई है। यानी इसमें पृथ्वी जो ऊष्मा है वो पृथ्वी जैसे जैसे पृथ्वी बनने लगी उसके साथ में ही ये ऊष्मा है जो उसकी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की ऊष्मा शक्ति कई साधनों द्वारा संभव हो सकी। जब ग्रहाणुओं का समूहन हो रहा था, यानी जब ग्रहाणु आपस में जुड़ रहे थे, उस समय ग्रहाणुओं के आपसी टकराव के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ? उस समय ग्रहाणुओं के आपसी टकराव के फलस्वरूप, यानी जैसे जैसे जो ग्रहाणु थे वो आपस में जुड़े, तो उनसे क्या हुआ? उनसे ऊष्मा उत्पन्न हुई टकराने से उनके, ठीक है, उनके जुड़ने से। और फिर दूसरा क्या है? ज्यों ज्यों ग्रहाणुओं का समूहन बढ़ता गया, केंद्र भाग पर दबाव बढ़ता गया, जिस कारण तापमान में वृद्धि होने लगी। और क्या है? जैसे जैसे मतलब केंद्र में और केंद्र से केंद्र केंद्र में जो मतलब दबाव कैसे बढ़ा, दबाव बढ़ा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब ग्रहाणु जुड़ने से क्या हुआ? केंद्र में दबाव बढ़ा, ऊपर जो तत्व जुड़े हैं उनका जो प्रभाव है वो नीचे पड़ा, उससे क्या हुआ? उससे दबाव बढ़ा, दबाव बढ़ने से क्या हुआ? वहाँ पर तापमान में वृद्धि होने लगी। फिर तीसरा क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव में वृद्धि के कारण अणुओं का पुनर्संगठन हुआ। क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव में वृद्धि हुई, ठीक है, उनसे अणु है जो उनका पुनर्संगठन हुआ, दोबारा जुड़े, और जिससे अणु और अधिक घनत्व वाले हो गए तथा ऊष्मा बढ़ गई। उपयुक्त कारणों से पृथ्वी में पर्याप्त ऊष्मा की उत्पत्ति हो गई, जिससे ज्वालामुखी के आविर्भाव से विभिन्न गैसें बाहर आकर वायुमंडल के निर्माण में सहायक हुई। इसमें ऊष्मा की उत्पत्ति के बारे में हमें क्या मतलब मेन याद रखनी है? इसमें हमें याद रखनी है कि यह जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके साथ साथ में ऊष्मा की भी उत्पत्ति होने लगी। जैसे पहले क्या था? पहले क्या हुआ? जब ग्रहाणु आपस में जुड़ रहे थे तो उनके जुड़ने से जो ऊष्मा है, घर्षण से टकराने से उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई। दूसरा क्या है? जब ये ग्रहाणु जुड़े तो केंद्र में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, केंद्र में दबाव पड़ा। केंद्र में दबाव पड़ने से क्या हुआ? केंद्र में दबाव पड़ने से वहाँ पर केंद्र में तापमान बढ़ा, उससे भी ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। और तीसरा क्या है? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उनमें दबाव में वृद्धि हुई और उनसे जो अणुओं का है, अणु दोबारा पुनर्संगठन हुआ, यानी वे पुनः जुड़े, जिससे क्या हुआ? अणुओं और उनका जो घनत्व है वो अधिक हो गया। और इस प्रकार है जो उसमें मतलब पृथ्वी में है जो ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, और जो ऊष्मा की उत्पत्ति है इसी ने मतलब आगे चलकर जो वायुमंडल का निर्माण में जो है वो बहुत बड़ा योगदान दिया। अब हम बात करते हैं महासागरों की उत्पत्ति, यानी महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। जब वायुमंडल में स्थित जलवाष्प संपृक्तावस्था में पहुंच गई, यानी जब वायुमंडल में जो स्थित जलवाष्प थे संपृक्त सेचुरेटेड पॉइंट में पहुंच गए, तो जलवृष्टि के फलस्वरूप सागरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। यानी जो वायुमंडल में जलवाष्प थे वो क्या हुआ? वो आपस में संपृक्त यानी मतलब बादल बन गए, और बादल बनने से क्या हुआ? वहाँ पे वर्षा हुई, जैसे आज के टाइम में होते हैं उसी तरह उस टाइम भी वर्षा काफ़ी मात्रा में हुई, जिससे जो संभवतः सागरों का निर्माण पहले पृथ्वी के धरातल के नीचे प्रारंभ हुआ। क्या है इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कह रहा है कि जो सागरों का निर्माण है, सागरों का निर्माण सबसे पहले पृथ्वी के धरातल के नीचे प्रारंभ हुआ, यानी पृथ्वी के अंदर से जो है वो महासागर जो है या पानी बनने लगा, ठीक है। तथा शनि शनि ये तब तक बढ़ते गए जब तक कि ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच गए। संभवतः सागरों का निर्माण पहले पृथ्वी के धरातल के नीचे प्रारंभ हुआ, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, तथा शनि शनि ये तब तक बढ़ते गए जब तक कि ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच गए। तो क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि मतलब जो पृथ्वी के अंदर पानी का निर्माण हुआ, और यह जो पानी है ये धीरे धीरे क्या हुआ? ये धीरे धीरे तब तक बढ़ते गए, यानी ये पानी का है ये का मतलब जो पानी है जो ये तब तक बढ़ता गया, मतलब इसका इतना है बढ़ता गया जब तक कि यह पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँचे। और फिर क्या हुआ? ये जो पानी है, यह पानी जो है ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित छोटे छोटे गर्तों में जल एकत्रित हो गया, यानी ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित जो गर्त बनते हैं उनमें उनमें मतलब एकत्रित हो गया।
ठीक है। इस प्रकार निर्माण की क्रिया के प्रारंभिक काल में सागर अनेक झीलों के रूप में थे तथा बाद में विस्तृत होकर एक दूसरे से मिलकर महासागर का रूप धारण किया। ठीक है। पुनः महासागरों तथा महाद्वीपों के विस्तार का मुख्य कारण अपक्षय बताया जाता है। यानी महासागरों और महाद्वीपों का जो विस्तार है उसका कारण क्या है? अपक्षय है। और जब तक ग्रहणों के संग्रह से पृथ्वी का आकार बढ़ता गया तब तक महासागरों में विस्तार तथा उसकी गहराई में वृद्धि होती गई। ठीक है। जैसे क्या कह रहा है, ग्रहणों और के संग्रह में पृथ्वी का आकार बढ़ता गया तब तक क्या है, महासागरों का विस्तार और उनकी जो गहराई है वो बढ़ती गई। चैम्बरलिन के अनुसार महासागरों एवं महाद्वीपों का वर्तमान वितरण किसी निश्चित नियम के अनुसार संभव नहीं हुआ। पृथ्वी के संपूर्ण, देखो इसमें क्या कहा इसने कहा है कि महासागरों और महाद्वीपों का जो वर्तमान में जो वितरण है वो किसी एक निश्चित नियम के अनुसार संभव नहीं हुआ, वो अलग अलग तरीके से मतलब बना है। ठीक है। तो अब क्या है, पृथ्वी के संपूर्ण निर्माण काल तथा विकास की अवधि के समय पृथ्वी के अंतःकरण में दबाव बढ़ता गया, जिससे निरंतरता में वृद्धि होती गई, जिससे आगे चलकर ज्वालामुखी क्रिया को जन्म दिया, जिससे आर्कियन आग्नेय शिलाओं का निर्माण हुआ। इस प्रकार चैम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी के विकास की अवस्था में 3 मुख्य दशाएं पाई जाती हैं। क्या? पहली क्या है? ग्रहणों के संग्रह का समय, यानी जब ग्रहणों आपस में जुड़े उस टाइम। फिर दूसरा, ज्वालामुखी उद्गार का समय, ज्वालामुखी जो उद्गार बने। फिर तीसरा क्या है? वास्तविक भूगर्भिक काल। ठीक है। जो वास्तविक भूगर्भिक काल है उसका तीसरा समय ये है। अब हम करते हैं इसका मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या है, चैम्बरलिन ने अपनी ग्रहणों परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, महासागरों तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा पर्वतों के निर्माण की समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया है। यानी इसने सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया, इसने पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के साथ साथ में जो पृथ्वी की संरचना है, महासागर है, महाद्वीपों की उत्पत्ति है, पर्वत का निर्माण है, उनके बारे में भी जो है इसने बताया। ठीक है। कुछ हद तक इस परिकल्पना से पृथ्वी के स्वभाव का आभास मिलता है, पर कुल मिलाकर यह विचारधारा किसी भी समस्या को पूर्ण रूपेण हल करने में समर्थ नहीं है। ठीक है। एक छोटी सी कुंडलाकार निहारिका, कमी बता रहा है ये, एक छोटी सी कुंडलाकार निहारिका से संपूर्ण सौरमंडल की रचना कल्पना मात्र है। यानी जो शुरू में जो कुंडलाकार निहारिका थी, नेबुला थी, उससे संपूर्ण सौरमंडल का निर्माण नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्या है, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण अलग अलग स्वतंत्र रूप से हुआ। यानी जो ग्रहों का निर्माण है वो उनका सभी ग्रह हैं वो अलग अलग रूप से अलग अलग या अलग अलग टाइम में बने। ठीक है। इस प्रकार ग्रहों का वो एक नियमानुसार परिभ्रमण नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कहना चाह रहा है कि अगर ग्रहों का निर्माण अलग अलग तरीके से हुआ है, अलग अलग स्वतंत्र रूप से हुआ है, तो उनमें जो प्रकृति पाई जाती है वो अलग अलग पाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं है। ठीक है। और परिभ्रमण जो दिशा है वो भी एक सी नहीं होनी चाहिए, जो कि एक सी है सिर्फ 2 ग्रह को छोड़कर। ठीक है। परंतु इसके विपरीत सभी ग्रह एक निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अब है, ग्रहाणुओं के संवर्धन एवं समूहन की क्रिया पूर्ण रूप से वर्णित नहीं की गई। यानी इसमें जो ग्रहाणु हैं वे जुड़े, उनकी क्रिया है उनको अच्छी तरीके से पूरी तरह से समझाया नहीं गया। और समूहन द्वारा ये, और आगे कहा गया है समूहन द्वारा क्यों 9 ही ग्रह बने, यानी 9 ग्रह ही क्यों बने, समूहन से ज़्यादा और कम क्यों नहीं बने, ये भी नहीं बताया गया इसमें। अधिक अथवा कम ग्रह क्यों नहीं बने। ठीक है। यदि ग्रहों की रचना ग्रहाणुओं के संवर्धन से हुई मान ली जाए तो भी ग्रहों में उतना ही कोणीय वेग नहीं हो सकता जितना कि इस समय उनमें है। ठीक है। ये भी है, ग्रहाणुओं के संवर्धन जो से हुई अगर जो उत्पत्ति मान ली जाए तो उनमें जो कोणीय वेग है वो उतना नहीं हो सकता। ठीक है, जितना कि इसमें है। इस विचारधारा के अनुसार ग्रह सदैव ठोस थे, परंतु पृथ्वी प्रारंभ काल में तरलावस्था में थी। यानी जो और विद्वान है या साइंटिस्ट है, उन्होंने जो पता किया है, उन्होंने जो रिसर्च किया, उनके अनुसार जो पृथ्वी है वो शुरू में तरलावस्था में थी। ठीक है। साइंटिफिक प्रूफ के साथ में बता रहे हैं। लेकिन इसने चैम्बरलिन ने क्या कहा, ये ठोस थी, जो कि ऐसा नहीं है, ये तरलावस्था में थी शुरू में। ठीक है। बाद में ये ठोस हुई। और वायुमंडल की रचना के विषय में यह परिकल्पना गलत धारणा प्रस्तुत करती है।
जेफरीज महोदय के अनुसार मौलिक ग्रह का नाभिक या वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करने में असमर्थ था। ठीक है, जो नाभिक है, नाभिक यानी जो उसका सेंटर पॉइंट है, वो वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात नहीं कर सकता। ठीक है, यदि इस नाभिक के साथ कुछ गैस तथा जल था भी तो वह कभी भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि नाभिक ग्रहणों के हजारों किलोमीटर नीचे दब गया। ठीक है, यानी इसमें क्या कह रहा है जेफरीज, जेफरीज कह रहा है कि नाभिक जो ग्रहणु है आपस में जुड़े, उनसे जो गैस और जल है वो आत्मसात नहीं हो सकता। अगर आत्मसात हुआ तो वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जो ग्रहणु का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर और पृथ्वी की जो सतह है वहाँ पर जो पानी है वो नहीं आ सकता सेंटर से धरातल तक, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, हजारों किलोमीटर है। ठीक है, अतः वायुमंडल ग्रहणुओं द्वारा बना होना चाहिए। ठीक है, वायुमंडल ग्रहणुओं द्वारा बना होना चाहिए, परंतु यह भी संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि ग्रहणु संभवतः शुष्क तथा वायुमंडल विहीन रहे होंगे। ये क्या कह रहे हैं, जो ग्रहणु है वो शुष्क और वायुमंडल विहीन रहे थे। ठीक है, इस प्रकार जेफरीज के अनुसार यह परिकल्पना पृथ्वी की समस्या को सुलझाने में अपूर्ण तथा असमर्थ है। ठीक है, जेफरीज के अनुसार ये परिकल्पना सही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, आज की इस वीडियो में हमने किया चैम्बरलेन की ग्रहणों परिकल्पना, जो ये 1905 में दी थी चैम्बरलेन ने, और ग्रहणों परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना द्वारा जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, महासागर की उत्पत्ति है, महाद्वीप की उत्पत्ति है, वायुमंडल की उत्पत्ति है और सौरमंडल की उत्पत्ति है, सभी के बारे में जो उत्पत्ति है उनके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें दो तारे थे, एक सूर्य था, एक और विशाल तारा था। ठीक है, और सूर्य और विशाल तारा सूर्य भी ब्रह्मांड में घूम रहा था और विशाल तारा इसके पास आया, सूर्य के पास, तो उससे क्या हुआ, सूर्य से जो कण है वो छोटे छोटे कण बिखर गए। ठीक है, और इन कण को क्या कहा चैम्बरलेन ने, ग्रहणु या प्लाटोनिशियम प्लानेटिसिमल प्लानेटिसिमल। ठीक है, ग्रहणु कहा, यानी सॉरी ग्रहणु कहा। ठीक है, और ब्रह्मांड में ये जो ग्रहणु थे, ये ग्रहणु छोटे और बड़े कई आकार के थे, और जो सबसे बड़े आकार के थे वही जो ग्रह है उसका केंद्र बने, और ये ग्रहणु धीरे धीरे आपस में जुड़ गए। ठीक है, और इन ग्रहणुओं के जुड़ने से क्या हुआ, इन ग्रहणुओं से जुड़ने से वायुमंडल का संगठन, ऊष्मा की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और इस परिकल्पना में जो है जो मतलब इस परिकल्पना में जो मतलब सूर्य के कण है वो उनका अलगाव जो है वो जो पास आने वाला तारा है उससे ही बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा वायुमंडल का संगठन। ठीक है, वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ। ठीक है, इसमें बताया गया है कि वायुमंडल का संगठन दो तरह से हुआ। ठीक है, कि पहला है बाह्य उद्गम स्थान से, यानी बाहर से, एक है आंतरिक उद्गम स्थान से। बाह्य उद्गम स्थान से जैसे जैसे जो ग्रहणु जो आपस में जुड़े तो उनके साथ में कुछ गैसें और जो वायुमंडलीय तत्व वो आत्मसात हो गए। ठीक है, आंतरिक उद्गम स्थान से जब ये तत्व आत्मसात हो गए, कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, आत्मसात हुए तत्वों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन किया से ज्वालामुखी से और बहुत विभिन्न तरीकों से जो अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस है जो वो बाहर निकले। ठीक है, और जलवाष्प भी बाहर निकले, जिससे जो वायुमंडल है, आज का वायुमंडल है, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फिर है ऊष्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऊष्मा की उत्पत्ति से संबंधित भी तीन मत दिए इसने। पहला क्या है, जैसे जैसे ग्रहणु आपस में जुड़े तो उनके टकराने से ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। और फिर क्या है, जैसे जैसे ये ग्रहणु जुड़े तो सेंटर में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा, जिससे क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुई। ठीक, तीसरा क्या है, पृथ्वी के जो सेंटर है उसमें दबाव में वृद्धि हुई, और दबाव में वृद्धि के कारण जो अणु है उनका जो है पुनर्संगठन हुआ, इससे भी ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। फिर बताया गया है, और इसी ऊष्मा की उत्पत्ति से के कारण ही वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, मतलब वायुमंडल की उत्पत्ति में भी ऊष्मा ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। और फिर है महासागरों की उत्पत्ति। अब महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में भी यही कहा गया है कि ग्रहणुओं के जुड़ने से ही मतलब ये जो है जो दबाव बढ़ने और ऊष्मा जो अंदर आत्मसात हुई और अंदर जो है तापमान बढ़ा, उस तापमान के बढ़ने से और ज्वालामुखी क्रियाएं होने से जो जलवाष्प है वो जलवाष्प है जो पृथ्वी के अंदर है जो
वो आत्मसात हो गए। और ये आत्मसात तब तक मतलब ये जो अंदर जल है तब तक बढ़ता गया जब तक कि यह धरातल पर नहीं पहुंच गया। तो कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, ये है जो मतलब जल है अंदर का जल, ये जल बाहर आ गया कुछ टाइम बाद, ठीक, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जल हो गया था, ये फिर सतह पर आ गया और इससे क्या हुआ, जो महासागर है उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर इसमें चैम्बरलिन ने बताया है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है और जो टाइम पीरियड है वो 3 तरह का है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था ग्रहाणुओं का संग्रह हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है। उसके बाद में वास्तविक भूगर्भिक काल आया, ठीक है। ये 3 पीरियड बताए इसने। अब इसका मूल्यांकन करते हैं। इसका मूल्यांकन में पहले क्या है, भी जो कुंडलाकार न्यारिका है वो बहुत छोटी थी, जिससे संपूर्ण सौरमंडल का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। और इस परिकल्पना में क्या है, निर्माण अलग अलग मतलब टाइम में बताया गया है या अलग अलग स्वतंत्र रूप से बताया गया है जो ग्रहों का निर्माण है, जो कि संभव नहीं है। और जो अगर ऐसे हुआ भी है तो सभी ग्रह हैं वे अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार की परिक्रमा होनी चाहिए उनकी, सब कुछ वे आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए, यानी संबंधित नहीं होने चाहिए। लेकिन आज में जो वायुमंडल अपना सौरमंडल है उसमें जो ये ग्रह हैं उनकी परिक्रमा देखें तो लगभग सभी ग्रहों की जो परिक्रमा है 2 ग्रहों को छोड़कर वो एक दिशा में है, ठीक है। और फिर आगे क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि जो ग्रहणों के संवर्धन और समूहन से क्या है पूर्ण रूप में वर्णन नहीं किया गया और यह नहीं बताया गया कि इससे 9 ग्रह क्यों बने, ठीक है। यदि इसमें और आगे क्या है, जो कोणीय वेग के बारे में बताया गया है, जो आज का कोणीय वेग है वो कोणीय वेग, ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए जितना कि है, क्योंकि ग्रहणों के संवर्धन से मतलब जो कोणीय वेग बना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे इतना कोणीय वेग नहीं बन सकता। फिर तीसरा क्या है, जो इस विचारधारा में क्या बताया गया है कि ग्रह हमेशा से ठोस थे, लेकिन शुरू में क्या कहा, शुरू में जो अन्य विद्वान है उन्होंने बताया कि शुरू में पृथ्वी तरल अवस्था में थी न कि ठोस अवस्था में, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, इसमें जेफरीज महोदय है, इसने बताया है कि जो नाभिक है वायुमंडल को आत्मसात करने में असमर्थ था, क्योंकि ठीक है, यदि असमर्थ था, लेकिन इसने बताया कि अगर जेफरीज ने कहा कि अगर किसी तरह जो ग्रहणु है उन्होंने गैस और जल को आत्मसात किया, ठीक है, तो वो बाहर नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि जो आत्मसात किया सेंटर में ग्रहणुओं ने, तो वो पृथ्वी की सतह से बहुत ज़्यादा दूर थे और उनको वे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो इस तरह इस परिकल्पना को मतलब अमान्य मान लिया गया है, क्योंकि यह पूरी तरह से सभी जो इन्होंने बताया है भी वायुमंडल का की उत्पत्ति कैसे हुई, उष्मा की उत्पत्ति के बारे में, महासागर की उत्पत्ति, और तो इस इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बताया इसने, पूर्ण रूप से इन्होंने वर्णन नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।